नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा पेटेंट एक्ट कंप्लीट किया था और उसके साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हम लोगों ने कवर किए थे। जो सेक्शंस रह गए थे उसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये पूरा पेटेंट एक्ट के जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये सारा कुछ मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पेटेंट एक्ट का दिया है ऐसे ही सेम हम आपको कॉपीराइट एक्ट का भी देंगे। अभी आज की क्लास में हम लोग कॉपीराइट एक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, कॉपीराइट एक्ट पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो डिस्कस करेंगे। इसका क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जैसे पेटेंट एक्ट पढ़ा है वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे और लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस रिवाइज करेंगे और बाद में मैं आपको टेलीग्राम पर इसके सारे सेक्शंस का, इंपॉर्टेंट सेक्शंस का आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ आईपीआर, इसके साथ साथ ओरिजिन ऑफ आईपी की कैटेगरीज और इसके साथ साथ थ्योरीज ऑफ आईपीआर, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी थी। वो बेसिक सेशन था हमारा, उसको ज़रूर देखिएगा। आगे वाले जितने भी लेक्चर्स आएंगे उनमें सब में आपको उसकी मदद ज़रूर पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पर है, जा करके आप देख सकते हैं। पेटेंट एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरी कैटेगरी आती है हमारी कॉपीराइट एक्ट। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957। आज की क्लास का हमारा कंटेंट क्या रहने वाला है, आज हम लोग क्लास में क्या क्या कवर करेंगे देख लेते हैं। व्हाट इज़ कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है, इंटरनेशनल कॉपीराइट एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये जितने भी आपके इंटरनेशनल कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ हैं, लास्ट हमारा जो क्लास होगा वो इसी का होगा, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का। वहाँ पर आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे कि पेटेंट के लिए कौन सा हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है या कौन सा हमारा ट्रीटीज़ है, कॉपीराइट के लिए कौन सा ट्रीटी है, ट्रेडमार्क के लिए कौन सा ट्रीटी है, वो सब कुछ आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ कॉपीराइट या टाइप्स ऑफ कॉपीराइट, नॉन कॉपीराइट वर्क क्या होता है, कॉपीराइट वर्क क्या होता है, राइट्स ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट के साथ आपको क्या क्या राइट्स मतलब कि अधिकार मिलते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, अगर कोई कॉपीराइट का जालसाजी करता है उस केस में क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फेयर यूज़ डॉक्ट्रिन, मतलब कि कौन कौन कॉपीराइट यूज़ कर सकता है, किस केस में आप यूज़ कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। कॉपीराइट का पूरा रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट, ठीक है, ये पूरा पढ़ेंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट एक्ट 1957 कब लागू हुआ है, 4 जून 1957, 4 जून 1957। ठीक है, कितने इसमें चैप्टर्स हैं, कितने इसमें चैप्टर्स हैं और कितने इसमें सेक्शंस हैं। 15 चैप्टर हैं, 105 सेक्शन है, लेकिन इसमें से 3 सेक्शन हटा दिए गए हैं। करंटली अगर हम बात करें तो करंटली हमारे कितने हैं, 102 सेक्शंस हैं। कौन कौन से सेक्शंस ओमिट किए गए हैं, ओमिटेड मतलब कि हटाए गए हैं, याद रखना आपको 3 ही हैं। इसके पहले जो पेटेंट एक्ट पढ़ाया था और पेटेंट रूल्स पढ़ाया था, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कौन से सेक्शंस और कौन से रूल्स ऐड किए गए थे और कौन से ओमिट किए गए थे। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कॉपीराइट एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस हटाए गए हैं। सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 34A और सेक्शन नंबर 52B, ये हटाए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आता है इंपॉर्टेंट, कितनी बार इसका अमेंडमेंट हुआ है। 6 टाइम्स इसका अमेंडमेंट हो चुका है। कॉपीराइट एक्ट 1957 का 6 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुका है। कब कब हुआ है, 1983 में हुआ है, 1984 में, इसके बाद 1992 में, इसके बाद 1994, 1999 और उसके बाद लास्ट अमेंडमेंट हुआ है इसका 2012 में। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपीराइट रूल्स 2013। कॉपीराइट रूल्स 2013, रूल्स और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में। कॉपीराइट रूल्स 2013, यहां पर हमको सिर्फ यह जानना है इसमें कितने आपके चैप्टर्स हैं और कितने रूल्स हैं। ठीक है, लागू हुआ है 8 जून 2012 से। चैप्टर्स इसमें कितने हैं, 18 चैप्टर्स हैं। रूल्स कितने हैं, 86। ठीक, अब आगे चलते हैं, अपना चैप्टर शुरुआत करते हैं। व्हाट इज कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है। देखिए, कॉपीराइट रेफर टू द लीगल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द लॉ टू द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द वर्क इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब कि कॉपीराइट क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए कोई लिटरेचर का वर्क है या कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया, उसमें आपको कॉपीराइट मिलता है। जो
कंटेंट जो राइटर है या जो आपका क्रिएटर है उसका जो ओरिजिनल वर्क है उसके लिए उसको जो लीगल राइट्स दिए जाते हैं वो बोलते हैं हम कि कॉपीराइट आएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन नंबर 14 में। याद रखना है, अभी हम लोग एक एक सेक्शन पढ़ते चलेंगे और लास्ट में हम लोग सारे सेक्शन रिवाइज करेंगे। सेक्शन 14 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। सेक्शन 14 में क्या मेंशन है? मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, पेटेंट के बारे में हमने बात करी थी, हमने आपको बताया था पेटेंट का टर्म कितना होता है 20 ईयर्स। कॉपीराइट का टर्म कितना होता है 60 ईयर्स। ये जब अभी आगे हम लोग टर्म पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 22 में। ठीक है, अब कॉपीराइट जो वर्क होता है ये अलग अलग तरह का होता है, तो अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग कॉपीराइट दिया जाता है और वो अलग अलग सेक्शन में मेंशन है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ समझते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 14 में, जिसका मतलब है मीनिंग ऑफ कॉपीराइट वहाँ पे दिया गया है और 60 साल के लिए होता है ये। ठीक है, अब देखिए, कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स आर वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ आईपी की कैटेगरी जो 10 होती हैं उसी का एक पार्ट है, एंड गवर्न बाय द कॉपीराइट एक्ट 1957 ऑफ इंडिया। The copyrights of the creator / author are legally protected under Section 14 of the Copyright Act 1957. The content, work created by the author cannot be used or published by anyone without the author's consent. बिना ऑथर की परमिशन के आप यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ हुए हैं, उनका जानना जरूरी है, वर्क और ऑथर। अब ये कहाँ पर मेंशन है? ये जब हम आपका टर्म्स वगैरह डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम आपको सारे सेक्शन बताएंगे, वहाँ पर ये कितने तरह के वर्क होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हर वर्क के लिए अलग अलग सेक्शन डिफाइन है, वो भी हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ऑथर के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं देखता हूँ यहाँ पर आपको ऑथर का बता देता हूँ, और देखिए क्या क्या इसका मतलब क्या है, वर्क क्या होता है और ऑथर क्या होता है। द वर्ड्स ऑथर एंड वर्क नीड टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स की भाषा में समझते हैं क्या होता है ऑथर। ऑथर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु डेवलप्स द कंटेंट, जो कंटेंट डेवलप करता है, यानी कि वर्क जो है वो डेवलप करता है। और कौन कौन हो सकते हैं ऑथर? राइटर हो सकता है लिटरेरी वर्क के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, कंपोजर हो सकता है, कोई म्यूजिक कंपोजर हो सकता है म्यूजिकल वर्क के लिए, प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई मूवी बनाता है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, और इसके साथ साथ फोटोग्राफर हो सकता है। तो ये कौन होगा? ये होगा आपके ऑथर। इसके बाद बात करते हैं टर्म वर्क की। वर्क क्या होता है? लिटरेचर, ड्रामाज, म्यूजिक, आर्टिस्टिक, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म एंड साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा आपका वर्क में। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है ऑथर, इसका भी हम सेक्शन देख लेते हैं कौन से सेक्शन में ये मेंशन है। ऑथर आपका मेंशन है सेक्शन नंबर 2D, सेक्शन 2D। इसके साथ साथ सेक्शन 2Z में आपका मेंशन है जॉइंट ऑथर्स, जॉइंट ऑथर्स। ठीक है, अब ये वर्क अलग अलग तरह के होते हैं, इनके लिए अलग अलग सेक्शन डिफाइन है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपको समझ में आ गया कॉपीराइट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो कॉपीराइट से रिलेटेड हैं। मैं आपको यहाँ पर फिर बोल रहा हूँ, ये जितने भी आपकी कैटेगरीज हैं आईपी की 10 कैटेगरी हैं। ठीक है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जीआई है, आपका SICLD है, इसके साथ साथ ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेड नॉलेज है, PPV है, ये जितनी चीज़ें हैं, प्लांट वेराइटीज़ है ना, ये जितनी कैटेगरीज हैं आईपी की 10 कैटेगरीज हैं, इन 10 कैटेगरीज के लिए अलग अलग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं या कन्वेंशंस हैं। कन्वेंशंस बोले तो वही मतलब होता है समझौता या एग्रीमेंट्स। ठीक है, ट्रीटीज़ मतलब कि हिंदी में बोल सकते हैं इसको संधि, तो वो एक ही चीज़ है। एग्रीमेंट बोलिए, कन्वेंशन बोलिए, ट्रीटीज़ बोलिए, एक ही चीज़ है। तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग कन्वेंशंस, अलग अलग एग्रीमेंट्स, अलग अलग ट्रीटीज़ हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉपीराइट की, तो कॉपीराइट के आपके 5 इससे रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका बर्न कन्वेंशन 1886, दूसरा है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952, तीसरा है रोम कन्वेंशन 1961, चौथा है मल्टीलेटरल कन्वेंशन 1979, और लास्ट में आता है आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट TRIPS, जो मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ, ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995। इंडिया जो है वो इन सब का मेंबर है। अब देखिए ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज़ क्यों होते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज किसी ने अपना कोई सॉन्ग लिखा, ठीक है, कोई यूके का सिंगर है, या मान लीजिए USA का सिंगर है, या कोलंबिया का कहीं का भी मान लीजिए सपोज सिंगर है, अगर उसने वहाँ पर अपना कॉपीराइट लिया हुआ है, उसका जो कॉपीराइट है वो चाहता है कि इंडिया में आप लोग सॉन्ग सुनते होंगे जो भी इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह, उसका कॉपीराइट कहाँ से होता है? वो यहीं से होता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट से।
ठीक है। तो मतलब जो सॉन्ग है, कोई यूके का सिंगर है, वहाँ पर तो उनकी जो कंट्री का जो लॉ या एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हो जाता है, लेकिन जब दूसरी कंट्री की बात करेंगे तो ये जितने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं इसके तहत वो प्रोटेक्टेड हो जाता है कॉपीराइट में। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी आगे जितनी कैटेगरीज आएंगी उनकी हम लास्ट में हमारा क्लास होगा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का, वहाँ पर हम आपको एक एक पूरा सिस्टमैटिक क्लासीफाई करके पूरा आपको क्लासिफिकेशन बना के दिखाएंगे, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी आपको घबराना नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कॉपीराइट कब आया, कॉपीराइट के कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, उसमें क्या क्या हमारे सेक्शंस हैं, कॉपीराइट रूल क्या होता है, कॉपीराइट रूल में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, कॉपीराइट एक्ट कब कब अमेंडमेंट हुआ है, फिर हम लोगों ने देखा कॉपीराइट क्या होता है, किस सेक्शन में कॉपीराइट का मीनिंग दिया हुआ है, और फिर हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो कॉपीराइट से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं क्लासेज ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट किन किन कामों पर मिलता है इसको डिफाइन किया गया 6 अलग अलग कैटेगरीज में। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है लिटरेचर, दूसरा है ड्रामेटिक्स, तीसरा है साउंड रिकॉर्डिंग्स, चौथा है आर्टिस्टिक, पांचवा है म्यूजिकल और छठा है सिनेमाटोग्राफ फिल्म, या हम मूवीज़ बोल सकते हैं, जिसे मोशन पिक्चर्स बोल सकते हैं। लिटरेचर में क्या क्या आ जाएगा आपका? बुक्स आ जाएगा, एसेज आ जाएगा, रिसर्च आर्टिकल्स आ जाएगा, ओरल स्पीच आ जाएगा, लेक्चर्स आ जाएगा, कंपाइलेशंस, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस। कंपाइलेशंस का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, अब देखिए ये जितनी चीज़ें हैं ये सब किस में आएंगी? लिटरेचर में आएंगी। ड्रामेटिक्स में क्या आ जाएगा? स्क्रीन प्लेज और ड्रामाज। साउंड रिकॉर्डिंग में आपकी जो साउंड रिकॉर्डिंग आ जाएगी वो किसी भी मीडियम पे बनी हो उससे मैटर नहीं करता है, साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपका आ जाएगा साउंड रिकॉर्डिंग में। आर्टिस्टिक में आपका ड्राइंग आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगा। सपोज कोई पेंटिंग करता है, आप उसका भी कॉपीराइट ले सकते हैं। कोई लोगो बनाता है, जो लोगो होता है ना किसी कंपनी का, लोगो का कॉपीराइट होता है, पेटेंट नहीं होता है, लोगो का कॉपीराइट होता है। मैप हो गया, चार्ट हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, इनग्रेविंग्स या एंड क्राफ्ट्समैनशिप और इनग्रेविंग्स, ये सब आपका किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा आर्टिस्टिक में। हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनमें ये सब क्राफ्ट्समैनशिप में आ जाते हैं। म्यूजिकल, जो भी म्यूजिकल से रिलेटेड हमारा काम है, म्यूजिकल नोटेशंस एक्सक्लूडिंग एनी वर्ड्स और एनी एक्शन इंटेंडेड टू बी संग, स्पोकन और परफॉर्म्ड विद द म्यूजिक। अ म्यूजिकल वर्क नीड नॉट बी रिटन डाउन टू एंजॉय कॉपीराइट प्रोटेक्शन। अगला आता है सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? मोशन पिक्चर्स, टीवी प्रोग्राम्स, विजुअल रिकॉर्डिंग्स और साउंड रिकॉर्डिंग। तो ये 6 तरह की चीज़ें हैं जिनको हम कॉपीराइट करा सकते हैं और जिनका अलग अलग क्लासेस यहाँ पर डिफाइन किया गया है। लिटरेचर है, ड्रामेटिक्स है, साउंड रिकॉर्डिंग है, आर्टिस्टिक है, म्यूजिकल है, सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स है। ठीक है, अब देखिए ये आता है हमारा नॉन कॉपीराइट वर्क, जिनको हम कॉपीराइट नहीं करा सकते हैं। सबसे पहला क्या है? द आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स देमसेल्व्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट, ओनली द फॉर्म इन विच दे आर एक्सप्रेस्ड कैन बी कॉपीराइटेड। मतलब कि देखिए कोई सपोज ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए सपोज आप कोई पोएम लिख रहे हैं, पोएम को तो आप कॉपीराइट करा सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर आइडिया आया कि चलो हमें एक पोएम लिखना है, इस तरह का हमारा पोएम होगा, या मान लीजिए सपोज आप स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं, आप सोचते हैं स्टोरी का हम कॉपीराइट, तो जो स्टोरी जो आप लिखेंगे उसका कॉपीराइट होगा, लेकिन जो आपके आइडियाज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो कॉपीराइट नहीं होगा। फैक्ट्स सच एज साइंटिफिक और हिस्टोरिकल डिस्कवरीज ये कॉपीराइट नहीं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉपीराइट किस पे नहीं होता? किसी भी तरह का टाइटल है, नेम है, स्लोगन है, शॉर्ट फ्रेजेज हैं, शॉर्ट वर्ड है, कॉम्बिनेशन है, मेथड्स है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इस पर भी। सपोज आपका नाम है, आप चाहते हैं अपने नाम को हम कॉपीराइट करा लें, नहीं हो सकता है। सर्टिफिकेट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज कॉपीराइटेबल सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट बनाया, आप चाहते हैं इसको हम कॉपीराइट करा लें, नहीं करा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर क्रिएटिविटी। मतलब ये कोई क्रिएटिविटी का काम नहीं, आपने एक सर्टिफिकेट बना दिया तो उसके लिए कॉपीराइट नहीं मिलेगा। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फॉर अ वेबसाइट एज अ होल इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए सपोज आप एक वेबसाइट चलाते हैं, आप वेबसाइट रन करते हैं, आप चाहते हैं कि हमको इस पूरी वेबसाइट का कॉपीराइट मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। जो वेबसाइट के अंदर आपने अपना खुद का कंटेंट लिखा हुआ है, कोई ब्लॉग लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, कोई पोस्ट लिखी है, कोई भी चीज़, कोई इमेज वगैरह आपने उसमें ऐड करी, उसका तो आप कॉपीराइट करा सकते हैं, लेकिन पूरी वेबसाइट का कॉपीराइट नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कौन कौन सी चीज़ें कॉपीराइट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कॉपीराइट नहीं होती। अब कॉपीराइट के साथ आपको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए 2 तरह के राइट्स होते हैं, एक तो होता है आपका इकोनॉमिक राइट्स और दूसरा होता है आपका मॉरल राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स मतलब कि फाइनेंस रिलेटेड, प्रोप्राइटरी, फाइनेंस रिलेटेड। मॉरल मतलब कि नैतिक, है ना, पर्सनल राइट्स जिसे हम बोलेंगे, ये होता है आपका मॉरल राइट्स। देखिए जो आपका सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 में दिया गया है मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, वहीं पर यह भी मेंशन है इकोनॉमिक राइट्स। सेक्शन
14 याद रखिएगा कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 14 में आपका इकोनॉमिक राइट्स आपको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मॉरल राइट्स। मॉरल राइट्स कहाँ पर मेंशन है ये भी आपको जानना जरूरी है, ये है आपका सेक्शन 57। अब देखिए इकोनॉमिक राइट्स तो मैंने आपको बता दिया जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। मतलब सपोज मान लीजिए आपको इकोनॉमिक राइट्स कैसे मिलेगा, आपने कोई कंटेंट लिखा, किसी ने उसको चुरा लिया, आप चाहते हैं आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं और उसके बदले में उससे मुआवजा ले सकते हैं। तो एक तरह से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, ये इकोनॉमिक राइट्स में आ जाएगा। मॉरल राइट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है राइट ऑफ पैटर्निटी और दूसरा होता है राइट ऑफ इंटीग्रिटी। राइट ऑफ पैटर्निटी देखिए क्या है, इवन इफ द कॉपीराइट हैज बीन लाइसेंस टू अनदर पार्टी द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द वर्क रिटेन्स द राइट टू क्लेम ऑथरशिप। एग्जाम्पल दिया गया है बुक पब्लिशर। सपोज मान लीजिए आपने एक बुक लिखी, आप गए किसी पब्लिशर के पास, आपने उससे पब्लिशर से पब्लिश करा ली। अब 2 साल 3 साल तक तो आपने उसके साथ कंटिन्यू किया, उसके बाद आप गए, आपने बोला नहीं अब हम इससे नहीं कराएंगे, हम दूसरे पब्लिशर से पब्लिश कराते हैं। तो जो कॉपीराइट है वो ऑथर या ओनर के पास ही रहेगा, जिसने ये बुक लिखी है, ये पब्लिशर के पास नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला आता है राइट ऑफ इंटीग्रिटी। द ओरिजिनल ऑथर हैज़ द राइट टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द वर्क, alterations, additions or deletions in work resulting in is representation of the said work or harming the honor and reputation of the author। right of integrity मतलब कि क्या है कि सपोज कोई आपके काम में जो भी आपका वर्क है उसमें कुछ एडिशन कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो वो नहीं करा सकता है। उसके तहत आपको जो राइट्स मिलते हैं वो होते हैं राइट्स ऑफ इंटीग्रिटी। आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। मतलब आपने कुछ भी वर्क बनाया, कोई उसके साथ किसी भी तरह का उसमें अल्टरेशन, एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है। राइट ऑफ पैटर्निटी मतलब आप अगर किसी को अपनी ओनरशिप जो है, आप एज सच आपने कोई चीज़ लिखी, पहले किसी और के पास थी, फिर आपने दूसरे किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करी, फिर तीसरे को करी, तो जो उसकी जो ओनरशिप है वो आप ही के पास रहेगी और आप ही के पास उसका कॉपीराइट रहेगा। ठीक है। और इंटेग्रिटी में क्या आ जाएगा, कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करा सकता है बिना आपकी परमिशन के। उससे क्या होगा, मॉडिफिकेशन से आपकी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ेगा, तो इसलिए उसके तहत आपको राइट्स दिया जाता है, राइट ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी राइट्स की। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 63। अभी हम आपको बताते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, एक ये है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्रिमिनल ऑफेंस, या हम बोल सकते हैं ऑफेंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट मतलब कि जालसाजी, धोखाधड़ी। ठीक है, ये क्रिमिनल ऑफेंस मतलब अपराध है, क्रिमिनल अपराध है, और ये कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 63 में कॉपीराइट एक्ट के। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 63 में। अब देखिए क्या कह रहा है, किन किन चीज़ों पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लगता है। सबसे पहला, मेकिंग कॉपीज़ फॉर सेल और हायर और सेलिंग और लेटिंग देम फॉर हायर विदाउट परमिशन। बिना आपकी परमिशन के कोई उसकी कॉपीज़ सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा, धोखाधड़ी हो जाएगा, जालसाजी हो जाएगा। दूसरा, परमिटिंग एनी प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ओन्ड वर्क इन पब्लिक। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए सपोज कोई मूवी आती है, ठीक है, और कोई मान लीजिए किसी का आपका मूवी हॉल है, ठीक है, ऑडिटोरियम है, वहाँ पर मान लीजिए सपोज कोई क्या करता है, मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही इस मूवी को इलीगली तरीके से दिखाता है, तो वो भी क्या होगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएगा। ठीक। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़ फॉर ट्रेड पर्पस। अगर बिजनेस पर्पस के लिए आप जो है, जो हमारी कॉपीज़ हैं, जो भी मेरा काम है उसके साथ छेड़छाड़ करके आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उससे मुनाफा कमा रहे हैं, तो ये भी किस में आएगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। पब्लिक एग्जीबिशन, किसी भी तरह की एग्जीबिशन आपने लगाई है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, किसी के भी काम को आपने चुराया है, उसके साथ छेड़खानी करी। मान लीजिए सपोज कोई बुक है, बुक से क्या किया, कुछ कंटेंट निकाला, अपनी अलग बुक पब्लिश कर दी और उसकी एग्जीबिशन लगा दी और उससे पैसा कमा रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो भी क्या होगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। किसी भी तरह का इंपोर्टेशन, मतलब कि आप कोई भी चीज़ बाहर दूसरी कंट्री में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं इन्फ्रिंजिंग कॉपीज़, मतलब कि जो आपकी बुक है उसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं उसके साथ छेड़छाड़ करके, वो भी आ जाएगा आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में। ट्रांसलेटिंग अ वर्क विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। आपने बुक लिखी, कोई और है, उसने क्या किया, दूसरी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेट कर दिया और उसके बाद उसको सेल करना शुरू कर दिया।
बिना आपकी परमिशन के, तो ये किस में आ जाएगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में। परमिशन लेके करते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर विदाउट परमिशन करते हैं तो ये किस में आ जाएगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें ऑफेंस है, क्या अपराध है, क्या इसमें आपको दंड मिलता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63, इफ एनी पर्सन नोइंगली मतलब जानबूझकर इन्फ्रिंजेस द कॉपीराइट, कॉपीराइट के साथ छेड़खानी करता है, ही क्वालिफाइज फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस, उसके ऊपर एक क्रिमिनल अपराध बनता है। द पनिशमेंट अवॉर्डेड फॉर द इन्फ्रिंजमेंट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ, 6 महीने की जेल और मिनिमम 50,000 रुपये का फाइन, और अगर दोबारा करता हुआ पाया जाता है तो फिर 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए का फाइन। ये कहाँ पर मेंशन है, ऑफेंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट सेक्शन नंबर 63 में। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए ये आता है फेयर यूज डॉक्ट्रिन, वही जो हमने आपको बताया। क्या है इसका, क्या मतलब है फेयर यूज डॉक्ट्रिन, कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 52 में, सेक्शन नंबर 52 में। ये क्या होता है फेयर यूज डॉक्ट्रिन, मतलब सिंपल ये है कि किन किन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, वो किस में आएगा, वो आपका आएगा, मतलब कि इसमें आपका सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनेगा। ऐसा कब होता है देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। एज पर द रूल ऑफ द लॉ कॉपीराइट मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनीबडी विदाउट द प्रॉपर कंसेंट ऑफ द लीगल ओनर्स। However, limited use of copyrighted materials for teaching and research purposes is legally permitted under the fair use doctrine, और ये मेंशन है सेक्शन नंबर 52 में। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं देखिए, द करेक्टर ऑफ द यूज ऑफ द वर्क इज प्योरली एजुकेशनल, नॉन प्रॉफिट एंड पर्सनल। अगर मान लीजिए किसी ने कोई कंटेंट लिखा है, कोई बुक है, आप उसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई उससे मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, कोई उससे पैसा नहीं बना रहे हैं, तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट का केस नहीं बनेगा। दूसरा है द यूज़ ऑफ वर्क इज़ फैक्चुअल इन नेचर एंड नॉट इमेजिनेटिव, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आप फैक्ट चीज़ें हैं ना, जो फैक्ट्स चीज़ें होती हैं नेचर में हैं, और फैक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आपने किसी ने मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी कुछ इस तरह का फैक्ट है जो आपको लग रहा है कि ये तो फैक्चुअल चीज़ है, मतलब कि कोई वो उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इमेजिनेटिव नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट का केस नहीं बनेगा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ द पोर्शन टू बी यूज्ड। अगर आप कोई पोर्शन यूज़ करते हैं, देखिए परमिशन इज़ नॉट नीडेड इफ़ ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल इज़ टू बी यूज्ड। सपोज आपने मान लीजिए किसी ने बुक लिखी, आपने क्या किया उसका थोड़ा सा कंटेंट, या आप मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल है, किसी ने कहीं पर कोटेशन लिखी हुई, आपने क्या किया उस कोटेशन को उठाया और आपने कहीं पर भी शेयर कर दिया, या आपने अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, तो एक स्मॉल पोर्शन आपने वहाँ से उठाया, इस पर भी किसी तरह का कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा। नेक्स्ट भी वही कह रहा है, इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑन द वैल्यू ऑफ द कॉपीराइटेड मटेरियल इफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वर्क इज कॉपीड एंड इज नॉट अफेक्टिंग द ऑथर्स इकोनॉमिक एंड मॉरल राइट्स। अगर देखिए, अगर ऑथर की फाइनेंशियल या मॉरल राइट्स पर किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आपने उनका कंटेंट चुरा के मतलब इन द सेंस कॉपी कर लिया है, कॉपी करके आप अपने इधर उधर सेल तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सेल करेंगे तो फिर वो इन्फ्रिंजमेंट का केस आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनेगा। बस ध्यान रखना है कि ऑथर का इकोनॉमिक और मॉरल राइट्स पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ़ द कॉपीराइटेड वर्क इज़ यूज फॉर पर्सनल यूज़, स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी आपका इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं होगा। कोटेशन मेंशन्ड इन द कॉपीराइटेड वर्क, कोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का कॉपीराइट नहीं लगेगा। रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्क बाय टीचर्स और साइंटिफिक रिसर्चर्स, कोई टीचर है उसने अपना कुछ बनाया है, कुछ पढ़ाया है, आपने उसको दोबारा से यूज़ कर लिया, किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा, ठीक है। बात आ गई समझ में, कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 52 में। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कॉपीराइट ऑफिस, कॉपीराइट बॉडी, और कॉपीराइट बॉडी नहीं है ये, कॉपीराइट बोर्ड है, और इसके बाद आता है कॉपीराइट सोसाइटी। देखिए मतलब कि कैसे ये कॉपीराइट एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक ना। देखिए समझते हैं इसको। कॉपीराइट ऑफिस, इसमें क्या होता है, आपको अगर अपनी चीज़ का कॉपीराइट कराना है तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, कॉपीराइट ऑफिस के पास, ठीक है। उसका तरीका है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, फॉर्म नंबर 14 यूज़ किया जाता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर एक रजिस्ट्रार बैठे होते हैं, रजिस्ट्रार जो आपका एप्लीकेशन लेते हैं,
ठीक है, कॉपीराइट ऑफिस में। दूसरा आता है कॉपीराइट बोर्ड। कॉपीराइट बोर्ड किस लिए होता है? अगर आपका कोई डिस्प्यूट है, कॉपीराइट के ऊपर आपका किसी से झगड़ा चल रहा है, किसी का केस चल रहा है, तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होगी? कॉपीराइट बोर्ड में। तीसरा आता है कॉपीराइट सोसाइटी। कॉपीराइट सोसाइटी बेसिकली क्या करते हैं? ये आपको कॉपीराइट देते हैं, कॉपीराइट देते हैं, और इसके साथ साथ जो भी आपका जितने भी आपके राइट्स हैं कॉपीराइट से रिलेटेड, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। कॉपीराइट बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, कॉपीराइट बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, प्लस मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कितने हो सकते हैं? अप टू 14 मेंबर्स। कॉपीराइट सोसाइटी, ये जो ओनर होता है, या हम बोल सकते हैं ऑथर, यही लोग बनाते हैं। और कितने हो सकते हैं? 7 या फिर 7 से ज़्यादा। ठीक है, और इसके बाद एक और आता है आपका, वो आता है CEAC। CEAC 1991 में बनाया गया है। CEAC क्या है, इसको जानना जरूरी। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो आपका कॉपीराइट बोर्ड होता है, रेगुलेटरी बॉडी होता है, जो चेयरमैन होता है और इसके साथ साथ इसका एक मेंबर होता है। चेयरमैन को बोला जाता है, इसका जो लेवल होना चाहिए ये हाई कोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए, हाई कोर्ट जज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कॉपीराइट सोसाइटी ये एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी होती है, जो कि मैंने आपको बताया क्या काम करती है और कौन इसको बना सकता है। इसके बाद आता है CEAC, जिसको हम बोलते हैं कॉपीराइट इन्फोर्समेंट एडवाइजरी काउंसिल। कॉपीराइट इन्फोर्समेंट एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, CEAC 1991 में ये गवर्नमेंट ने बनाई थी। क्या होता है इसका काम? इसका सिंपल सा काम ये रहता है कि जो भी कॉपीराइट एक्ट आपको दिया जा रहा है, उसका पूरा कितनी प्रोग्रेस हुई है ये वो चेक करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ द एक्ट, मतलब उसके तहत जो कुछ भी आपने जहां से रजिस्ट्रेशन से लेकर के और पूरा लास्ट तक जो आपको कॉपीराइट दिया जाता है, वहां तक की क्या पूरी प्रोग्रेस है, वो कौन चेक करता है? वो देखते हैं CEAC, कॉपीराइट इन्फोर्समेंट एडवाइजरी काउंसिल वाले लोग। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। देखिए, वैसे तो कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रजिस्टर अ वर्क टू क्लेम कॉपीराइट। अगर आपने कुछ ऐसा बना दिया है, मान लीजिए इंटरनेट पे आपने कोई बुक लिख दी, कोई पोएम लिख दी, वो ऑटोमेटिक कॉपीराइट हो जाता है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपको जा करके फॉर्म सबमिट करना है कॉपीराइट के लिए, नहीं। आपने देखा जाएगा कि इस डेट पर आपने अपने इंटरनेट पर, अपनी वेबसाइट पर आपने ये पब्लिश किया है, इस डेट पर, उस दिन से आपका कॉपीराइट लागू हो जाएगा। लेकिन किसी किसी केस में लोगों को लगता है नहीं, हमें अपना कॉपीराइट कराना है, तो वो जा सकते हैं और कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट फॉर्म नंबर 14 लेकर के जा सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब वो देखते हैं क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है और कौन कौन से फॉर्म होते हैं। ये आपके सामने राइट साइड पे है फॉर्म नंबर 14। फॉर्म नंबर 14 किसके लिए होता है? एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। आपको रजिस्ट्रेशन कराना यूज़ होगा फॉर्म नंबर 14। फॉर्म नंबर 15 किसके लिए होता है? अगर आपको कुछ चेंजेस कराने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर्स ऑफ कॉपीराइट, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 15। फॉर्म नंबर 8 किसके लिए होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी, जिसकी अभी हमने बात करी। कॉपीराइट सोसाइटी कौन बनाता है? जो ओनर होते हैं या ऑथर होते हैं, तो इसके लिए आपका यूज़ होगा फॉर्म नंबर 8। फॉर्म नंबर 1 किसके लिए यूज़ होता है? एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिलिंक्विशमेंट ऑफ कॉपीराइट, मतलब आप कॉपीराइट छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपका लगेगा फॉर्म नंबर 1। ये तो हो गई आपकी फॉर्म की बात। कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, क्या फीस रहती है, ये भी देख लेते हैं। लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क है, उसके लिए ₹500 पर वीक। सिनेमेटोग्राफ फिल्म है, उसके लिए ₹5000 पर वीक। और अगर साउंड रिकॉर्डिंग है तो उसके लिए ₹2000 पर वीक, ये आपका फीस रहता है। ठीक है, अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है। जैसे मैंने आपको पेटेंट में बताया था कि कैसे क्या क्या चीज़ होती है, आपको एप्लीकेशन लेके कंट्रोलर के पास जाना होता है, अपनी इन्वेंशन की डिटेल्स बतानी होती है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ये सब सारी चीज़ें बतानी होती है। फिर वो चेक करते हैं, फिर जनरल पे पब्लिश करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो हियरिंग होती है। सेम चीज़ वही यहाँ पर भी है। सबसे पहले क्या होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में फ़ीस लेकर जाना होगा। कहाँ जाना होगा, कहाँ पर जाना होगा? कॉपीराइट ऑफिस में, जहाँ पर बैठे होते हैं रजिस्ट्रार। यहाँ पर आपको क्या लेके जाना होगा? फॉर्म नंबर 14।
और साथ में एप्लीकेशन फ़ीस। आपको बताना होगा ये किस तरह का हमारा काम है, कौन सा काम है, ये म्यूज़िकल वर्क है, लिटरेरी है, या फिर आपका सिनेमेटोग्राफी है, या फिर साउंड रिकॉर्डिंग है, क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये आपको बताना होगा। वो फॉर्म जब आप फिल करते हैं उसमें ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं, कैटेगरी वगैरह आपको बतानी होती है, ये आप बताएंगे। उसके बाद वो आपको एक डायरी नंबर देंगे। क्या देंगे आपको? एक डायरी नंबर। ये डायरी नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद वेट किया जाएगा 30 डेज़ तक, 30 दिन तक वेट किया जाएगा कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आ रहा है। ठीक है। डायरी नंबर आपको जब कब मिलेगा? डायरी नंबर आपको मिलेगा तब जब आपने जो आपका काम है ये ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर या फिर जर्नल पे पब्लिश कर दिया जाता है। जर्नल पे पब्लिश करने के बाद आपको मिलेगा। अब जब ये वेबसाइट पर या जर्नल पे पब्लिश हो जाता है तो सपोज़ कोई दूसरा पर्सन है, उसने देखा, उसने कहा अरे ये तो मेरा ही काम है, इन्होंने कैसे चुरा लिया, कैसे कॉपीराइट करा रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 30 डेज़ मिलते हैं इसके लिए। अब मान लीजिए सपोज़ ऑब्जेक्शन आ गया। ठीक है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो सीधे जाएगा रजिस्ट्रार या एग्जामिनर के पास, वो स्क्रूटनी करेंगे फॉर्म की, वो आगे अभी हम देखते हैं। अगर ऑब्जेक्शन आ गया उस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्शन आने के बाद क्या होगा? जो एप्लीकेंट है या जो कॉपीराइट कराना चाह रहा है उसको एक लेटर दिया जाएगा, उससे रिप्लाई मांगा जाएगा, वो रिप्लाई देगा। उसके बाद रजिस्ट्रार उसकी सुनवाई करेगा। सुनवाई करने के बाद वो डिसीजन देगा। अगर वो सेटिस्फाई है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और वापस से कहाँ आ जाएगा? ये चला जाएगा एग्जामिनर के पास स्क्रूटनी के लिए। ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई है तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्शन आया वो हट जाएगा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, चला जाएगा कहाँ पर? एग्जामिनर के पास स्क्रूटनी के लिए। अगर मान लीजिए वो सेटिस्फाई नहीं है तो क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आपको रिजेक्शन लेटर जो भी कॉपीराइट कराना चाहता है एप्लीकेंट है उनको भेज दिया जाएगा। ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो, सेटिस्फाई हो गए तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एग्जामिनर के पास चला जाएगा। अब जब एग्जामिनर के पास चला जाएगा इसके बाद क्या होगा? एग्जामिनर देखेंगे डिस्क्रिपेंसी, मतलब कि कोई उसमें कुछ ऐसी कोई डिफरेंस है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो ऑलरेडी पहले से कहीं पर भी कुछ भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ कुछ इस तरह का तो नहीं है। तो डिस्क्रिपेंसी अगर होती है तो लेटर देंगे एप्लीकेंट को, बताइए, आपसे पूछेंगे भैया बताइए ऐसा आपने क्यों किया, तो रिप्लाई देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रार डिसीज़न लेगा। अगर रजिस्ट्रार ने डिसीज़न लिया, अगर उनको लगा कि हाँ ये सही है, कोई इशू नहीं है, तो फिर क्या होगा? रजिस्ट्रेशन आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। डिस्क्रिपेंसी आता है तो ये प्रोसेस है, आपसे सिंपल एक रिप्लाई मांगा जाएगा बस। और अगर डिस्क्रिपेंसी नहीं होता है तो सीधे सीधे आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा और आपको क्या दे दिया जाएगा? आपको दे दिया जाएगा कॉपीराइट। ठीक है। ये इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़े हैं एक एक करके वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और मैंने आपको बोला है मैं टेलीग्राम पर भी वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे मैंने पेटेंट एक्ट वाला किया है। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने पूरे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देख लिए, कोई भी चीज़ आप यकीन मानिए आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, बशर्ते आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा हो, सारे सेक्शन आपने अच्छे से याद किए हो, सारे फॉर्म नंबर आपको अच्छे से पता हो। ठीक है। सारे सेक्शन आपको पता होने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपसे शेयर किए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इसमें हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आपका ऑथर से शुरू करते हैं या कॉपीराइट के मीनिंग से शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 में क्या मेंशन है? मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। सेक्शन 14 मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। ठीक है। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि सारे यहाँ पर कवर करूं। अगर बाई चांस कोई छूट जाता है तो मैं आपको वो PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोशिश रहेगी हम सारे कवर करेंगे। अगर कुछ भी छूट जाता है तो मैं आपको PDF में दे दूंगा। सेक्शन 14 के बाद हम लोगों ने मीनिंग ऑफ कॉपीराइट के बाद हम लोगों ने देखा था ऑथर, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑथर के साथ साथ वर्क। तो ऑथर किस में आया था? सेक्शन 2D में आया था और सेक्शन 2Z में आया था। और उसके बाद बात करी थी हमने वर्क की। तो वर्क भी अलग अलग का होता है, अलग तरह का होता है। मैंने आपको बोला था, हम आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सेक्शन 2D, सेक्शन 2D किसके लिए मेंशन है? ऑथर के लिए। ठीक है। सेक्शन 2Z ज्वाइंट ऑथर। अब देखिए पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ये सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, सेक्शन 2Z। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? हम बात कर रहे थे वर्क की। अब देखिए वर्क के लिए मैंने आपको बताया था ना, जो आपका वो होता है क्या बोलते हैं? टर्म।
टर्म की बात करते हैं और साथ साथ उसी वर्क की भी बात कर लेंगे और सारी चीज़ें हमारी इसी में ही कवर हो जाएंगी। कौन कौन से कितने तरह के वर्क होते हैं, उसके लिए कौन कौन से सेक्शन होते हैं, और उसी के साथ साथ जो भी उसके इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हर एक काम का अलग अलग टर्म है, तो वो हम दोनों चीज़ें साथ में आपस में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, सेक्शन 2O ये क्या है? लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क, ठीक है। सेक्शन 2P म्यूजिकल वर्क, सेक्शन 2P म्यूजिकल वर्क। सेक्शन 2C आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क। और उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2H ड्रामेटिक वर्क, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देख लिया, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट का कौन सा सेक्शन है, ऑथर का कौन सा सेक्शन है, और उसके बाद हमने देखा कि जो वर्क है वो कितने तरह का होता है, उसके लिए कौन कौन से सेक्शन डिफाइन किए गए हैं। सेक्शन 2O लिटरेरी वर्क, सेक्शन 2P म्यूजिकल वर्क, सेक्शन 2C आर्टिस्टिक वर्क और सेक्शन 2H ड्रामेटिक वर्क। अब यहीं पर हम पहले टर्म की बात कर लेंगे, फिर बाकी बचे हुए हमारे जो सेक्शन है उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टर्म कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 22 में। टर्म कितना होता है? 60 ईयर्स। कहाँ मेंशन है? सेक्शन नंबर 22 में। अब देखिए, दो तरह से टर्म डिफाइन किया गया है। कैसे? जो आपको मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिस दिन आपने फाइल किया है, आपको कॉपीराइट मिला है, उस दिन से आपका जो टर्म है वो काउंट किया जाएगा। कितना दिया जाता है? 60 ईयर्स। कितना होता है टर्म कॉपीराइट का? 60 ईयर्स। पेटेंट का कितना होता है? 20 ईयर्स। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है? फ्रॉम द डेथ ऑफ ऑथर, ऑथर की डेथ के बाद, या ऑथर की डेथ से शुरू होता है। जैसे अगर हम बात करें, जो आपका इसका सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। हरवंश राय बच्चन साहब की एक आप लोगों ने सुनी होगी, उनकी पूरी कविता है, पूरी किताब है मधुशाला के नाम से। उसका 2003 में मिस्टर अमिताभ बच्चन ने उसका कॉपीराइट लिया था। कब लिया था? 2003 में, उनकी डेथ के बाद। हरवंश राय बच्चन साहब की डेथ के बाद इन्होंने कॉपीराइट लिया 2003, और ये कब तक वैलिड है? +60 2063 तक, ठीक है। वो चाहते तो पहले भी ले सकते थे, वो चाहते तो पहले भी इसका एप्लीकेशन दे करके वहाँ से ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कब लिया? इनकी डेथ के बाद। और ये कब तक वैलिड है? 2063 तक, ठीक है। समझ गए? 60 ईयर्स होता है। दो कैटेगरी में डिफाइन कैसे दिया जाता है, या तो डेट ऑफ पब्लिकेशन या फिर डेथ ऑफ ऑथर से, वहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। और जो टर्म होता है वो 60 साल का होता है। अब देखिए, जैसे आपके अलग अलग काम होते हैं, वैसे ही अलग अलग काम के लिए अलग अलग टर्म डिफाइन किया गया है। सेक्शन 22 किसके लिए है? 22 लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। क्या डिफाइन है? ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर टर्म डिफाइन है सेक्शन नंबर 22 में, और ये वर्क कहाँ पर डिफाइंड है? वो ये डिफाइन है सेक्शन 2O लिटरेरी वर्क, सेक्शन 2P म्यूजिकल वर्क, सेक्शन 2C आर्टिस्टिक वर्क और सेक्शन 2H ड्रामेटिक वर्क। अगर हम बात करें इसके टर्म की, तो टर्म कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन नंबर 22 में, ठीक है। 60 साल। 22 के बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 23। 23 किसके लिए है? ये सब हम बात कर रहे हैं किसकी? टर्म की। एनोनिमस वर्क। सपोज मान लीजिए आप कोई ऐसा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी हाइड रखना चाहते हैं, आप बताना नहीं चाहते हैं, तो आप चाहते हैं उसके लिए आपको कॉपीराइट मिले, तो किस में आएगा? आर्टिस्टिक वर्क में आएगा, सॉरी आपका एनोनिमस वर्क में आएगा, ठीक है। सेक्शन 24 आता है पोस्थमस वर्क, मरणोपरांत, मतलब कि इसका टर्म डिफाइन है। मतलब ये क्या होता है? मान लीजिए सपोज किसी ने कोई चीज़ बनाई और वो कॉपीराइट उसने नहीं कराया, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसके जो रिलेटिव हैं या उसके आगे की जनरेशन है, उसके सन या उसकी डॉटर, वो चाहते हैं हम इसका कॉपीराइट कराएं, और उसका जो टर्म डिफाइन होगा वो कहाँ पर डिफाइन होगा? सेक्शन नंबर 24 में, ठीक है। 25 आपको पता है सेक्शन नंबर 25 है नहीं, हटा दिया गया है। सेक्शन नंबर 26 यहाँ पर किसका टर्म डिफाइन है? सिनेमेटोग्राफ फिल्म का, सिनेमेटोग्राफ फिल्म। सेक्शन नंबर 27 साउंड रिकॉर्डिंग का टर्म डिफाइन है, साउंड रिकॉर्डिंग,
और तो ऐसा यहाँ पर कुछ बचता नहीं है, सारा कुछ हमने कवर कर ही लिया है। ठीक है, गवर्नमेंट का अगर कोई वर्क होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शन नंबर 28 में डिफाइन है, गवर्नमेंट वर्क्स। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आपको हम पूरा इसका PDF दे देंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लेक्चर पूरा देखिए, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये किसकी बात हमने करी है? टर्म की। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, एक एक चीज़ सब कुछ हमने बता दिया, और तो इसमें अब कुछ बचता नहीं है। अब और देख लेते हैं हमारे कौन कौन से और इंपॉर्टेंट सेक्शंस बाकी रह गए हैं। ऑलमोस्ट हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। देख लेते हैं एक बार शुरुआत से हम लोगों ने कौन कौन से और टर्म्स पढ़े हैं या क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट है, वो भी एक बार हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, चलिए शुरू से देख लेते हैं। आपका सेक्शन नंबर 9 आ जाता है कॉपीराइट ऑफिस। सेक्शन नंबर 9 में डिफाइन है आपका कॉपीराइट ऑफिस। इसके बाद आपका सेक्शन नंबर 17 में डिफाइन है आपका फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट। इसके बाद सेक्शन नंबर, हाँ अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था, जो इन्फ्रिंजमेंट आपको मैंने पढ़ाया था कि आपका इन्फ्रिंजमेंट का ऑफेंस अगर लगेगा तो कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 63 में। लेकिन देखिए दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 51 और सेक्शन 63 दोनों अलग है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 51 और सेक्शन 63। सेक्शन 63 क्या है? सेक्शन 63 है ऑफेंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। मतलब कि अगर किसी ने छेड़खानी करी है, जालसाजी करी, उसके खिलाफ क्या अपराध बनता है, ये मेंशन है सेक्शन 63 में। लेकिन कॉपीराइट कब इन्फ्रिंज हो रहा? व्हेन कॉपीराइट इन्फ्रिंज्ड, वो कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 51 में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 63 में उसका ऑफेंस डिफाइन किया गया, जो मैंने आपको बताया था, 6 महीने की जेल, 50,000 का जुर्माना, फिर दोबारा करते हैं तो फिर 1 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना। ये मेंशन है ऑफेंस सेक्शन नंबर 63 में। लेकिन जो कॉपीराइट इन्फ्रिंज होता है वो कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 51 में। अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है हमारा, वो आता है सेक्शन नंबर 52, जो मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ध्यान करिए, सेक्शन नंबर 52 में मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे एक्ट्स जिनको हम कॉपीराइट, एक तरह से बोले कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनता है, जिसे हमने बोला था आपका फेयर यूज डॉक्ट्रिन। बताया था ना, अभी पढ़ाया था ना आपको। ये कहाँ मेंशन है? सेक्शन नंबर 52 में। सर्टेन एक्ट्स नॉट टू बी इन्फ्रिंज्ड। ठीक है, फेयर यूज डॉक्ट्रिन। सेक्शन 63 हो गया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपसे बात कर ली हैं, और तो ऐसा कुछ बचा नहीं है। सेक्शन 51 हो गया, 52 हो गया, 63 हो गया, 17 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, बाकी जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगा। तो ये आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है, आपका कॉपीराइट वाला चैप्टर, ये यहाँ पर दोस्तों फिनिश होता है। कॉपीराइट एक्ट 1957। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको 3 लेक्चर दे चुका हूँ, ये आपका 3rd लेक्चर है। सबसे पहला लेक्चर था आपका IP वाला, पूरा डिटेल में बताया। दूसरा लेक्चर था आपका पेटेंट एक्ट 1970, पूरा डिटेल में पढ़ाया और उसके सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपसे शेयर कर दिए हैं। तीसरी हमारी क्लास थी आज की कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट 1957 पूरा कंप्लीट हो गया, एक एक चीज़ आपको बता दी, सब समझा दी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और सारे सेक्शंस आपसे जो इंपॉर्टेंट थे डिस्कस कर लिए। अगर कुछ छूट गया होगा तो जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया वीडियो की शुरुआत में, जो हमने पेटेंट एक्ट के लिए आपको दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सेम ऐसा ही हम आपको कॉपीराइट एक्ट का भी देंगे, और जितने एक्ट हैं आगे, और इसके साथ साथ आपका ट्रेडमार्क एक्ट है, GI एक्ट है, SICLD एक्ट है, PPV एक्ट है ना, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन है, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड नॉलेज, इनके सबके जितने भी इंपॉर्टेंट जहाँ पर लगते हैं, जिनके लिए एक्ट बना है, ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई एक्ट नहीं बना है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जिसके लिए एक्ट बना है उसके सारे ऐसे ही फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नीचे आप देख सकते हैं, ये लिंक नाम है, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सारे के सारे PDF हम शेयर करेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है WIPO और इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ये हम लोग सबसे लास्ट में कवर करेंगे। और यहाँ पर जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं,
किसके लिए कौन सा ट्रीटी है, किसके लिए कौन सा एग्रीमेंट है, हम पूरा आपको क्लासीफाई करके एक तरह से आसान लैंग्वेज में देंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आई होप आपको ये IPR की क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और साथ में कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।